Hello, can you guys hear me? Hello? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। यस सर। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट क्लास अभी तक हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप। वो बोलता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज माइनस के मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, दिस इज वन। देन वी ऑल्सो स्टडीड जनरल एनर्जी बैलेंस जो बोलता है कि डो टू टी प्लस क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू वन बाय अल्फा इंटू डो टी बाय डो टी, वेयर लैप्लासियन डो टू इज डो टू टी बाय डो एक्स स्क्वायर या डो टू बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू बाय डो जेड स्क्वायर। कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में दिस इज डो टू बाय डो आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर डो बाय डो आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर डो टू बाय डो फाइव स्क्वायर प्लस डो टू बाय डो जेड स्क्वायर। एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दिस इज सेम इज इक्वल टू वन बाय आर स्क्वायर डो बाय डो आर इंटू आर स्क्वायर डो बाय डो आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डो बाय डो थीटा साइन थीटा डी बाय डी थीटा प्लस वन बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डो टू बाय डो फाइव स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज फॉर कार्टेशियन, ये है सिलेंड्रिकल के लिए, दीज आर जस्ट इक्वेशन, और ये है स्फेरिकल के लिए। ठीक है, मोस्टली हमको इससे काम रहेगा। ठीक है, कार्टेशियन वाले से। ओके ओके, देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तीन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन हमने देखे थे। एक थे कांस्टेंट कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक सरफेस पे दिया होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर एट x इक्वल टू 0 टेम्परेचर इज गिवन एज T1 एंड एट x इक्वल टू L टेम्परेचर इज गिवन एज T2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। दूसरा टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन है कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। उसके अंदर पार्ट ए है जीरो फ्लक्स, मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ पे दिस सरफेस इज इंसुलेटेड, सो इस केस में क्या होगा कि नो अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, इसलिए हम बोलेंगे कि फ्लक्स ऑफ हीट ट्रांसफर जीरो है इस सरफेस पे। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन। देन अनदर कुड बी, इसी के अंदर कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन में जो कांस्टेंट वो कांस्टेंट अगर जीरो है तो दिस टाइप, और वो कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू है तो इन दैट केस वी से दैट इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स नॉन जीरो कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे ये है इस फेस पे, लेट्स से यहाँ पे फ्लूइड है और यहाँ पे सॉलिड स्लैब है, तो सो फ्लक्स हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर depending on the what is the more temperature इस सरफेस से हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन से इज जो सॉलिड साइड में है जो हीट फ्लक्स है वो ये है, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम द फ्लूइड। ठीक है, एंड होता है वेरिएबल फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, देन वी हैव, ठीक है ये समझ गए। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, सो द लेट अस स्टार्ट थर्ड थर्ड सो द थर्ड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे वन डी स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ओके, उसके पहले जस्ट रिकैप दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आल्सो वी हैव सीन कि लेट्स फॉर एग्जांपल कंसीडर कि एक सॉलिड स्लैब है और इस सॉलिड स्लैब के अराउंड कुछ फ्लूइड मूव हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फर्नेस का आउटर वॉल है और यहाँ पे एम्बिएंट एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो नाउ let's say furnace is at temperature Ts which is greater than the temperature of the air.
ठीक है, लेट्स से टीएस इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर इज गोइंग टू ऑकर वाया, ऐसा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो नाउ हीट ट्रांसफर होगा तो नाउ फ्लक्स, बिकॉज एरिया हियर इज कांस्टेंट, सो वी आर गोइंग टू डू फ्लक्स बैलेंस। ठीक है ना, तो फ्लक्स बैलेंस क्या होगा, इस सॉलिड के अंदर जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी गिवन बाय दिस माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स एट दिस सरफेस। ठीक है, एंड फ्लूइड के अंदर जो टेम्परेचर जो फ्लक्स होगा इट इज गिवन बाय दिस, सो विच इज क्यू डबल प्राइम, सो दिस इज फ्लक्स, रिमेंबर द नोटेशन विच वी आर यूजिंग। अगर यहाँ पे डबल है तो इसका मतलब है फ्लक्स है। so now flux which is a function of temperature at x equal to 0 on this side। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरफेस है, इसकी वजह से देयर हैज टू बी कंटिन्यूअस फ्लक्स, कैन नॉट जंप अप एकदम से। आई थिंक वीडियो ऑन, या फ्लक्स जो है एकदम से जंप नहीं कर सकता। सो एट दिस इंटरफेस देयर हैज टू बी, जो भी फ्लक्स यहाँ से इस सॉलिड से बाहर जा रहा है दैट शुड बी इक्वल टू जो फ्लक्स इस फ्लूइड के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो उसको बोलेंगे फ्लक्स, उसको बोलेंगे दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बाय गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन at the interface minus the temperature at the infinity। ठीक है, so T infinity minus Ts। ठीक है, this is what is called as Newton's law of cooling। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नहीं है तो मुझे ये बताओ, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि जो यहाँ पे है सॉलिड के साइड में तो हमने QS, सो KS स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। जैसे सॉलिड की कंडक्टिविटी होती है वैसे लिक्विड की भी कंडक्टिविटी होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जगह क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यू क्यू टी एट एक्स इक्वल टू 0, और लेट मी यूज ब्लू कलर, दिस इज इक्वल टू माइनस, नए पेज पे लिखते हैं, जैसे हमने बोला अभी कि माइनस के एस इंटू डी टी बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फोरियर्स लॉ। इनसाइड द स्लैब, ठीक है, ये सॉलिड स्लैब के अंदर जो फ्लक्स यहाँ पे। ठीक है, नाउ सिमिलरली हमने बोला कि दिस इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टी इंफिनिटी माइनस टी एस विच इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने बोला ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये है फ्लक्स इनसाइड द फ्लूइड। क्या इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के लिक्विड इंटू डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इज दिस इक्वेशन करेक्ट, कैन एनीबॉडी टेल कि क्या ये तो पार्ट सही है, ये तो पार्ट 2 है, बट क्या ये पार्ट नहीं है 2? सर ये पार्ट सर ट्रू हो सकता है अगर सर नो स्लिप रीजन की सर बात करें। सर बल्क में तो सर इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर बल्क में सर पार्टिकल फिक्स नहीं रहते हैं फ्लूइड में। ओके, तो ये जो टर्म है ये ट्रू है इन नटसेल, बराबर, यही कहना है तुम्हारा? यस सर, बट सर ओके लिमिटेड रीजन के लिए, बल्क के लिए ओके, नहीं। ठीक है, किसी और को आंसर देना है? ओके, सही, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, लेकिन द पॉइंट थिंग विच इज टू बी रिमेम्बर हियर कि ये डी टी बाई डी एक्स इज डिफरेंट टू दिस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो डी टी बाई डी एक्स है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड द सॉलिड है इस रीजन में, एनीथिंग टू द राइट ऑफ दिस पर्पल लाइन, और ये जो फ्लक्स है ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये एनीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पर्पल लाइन। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन द फ्लूइड साइड है,
whereas ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ये ऑन द सॉलिड साइड है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जब अगर ये ट्रू है और ये दोनों इक्वल है तो हमें इस एक्सप्रेशन की जरूरत क्या है. अगर ये भी है, क्योंकि हमको सॉलिड की कंडक्टिविटी पता है, लिक्विड की कंडक्टिविटी पता है, ये पता है, ये पता है, तो हमें इसकी जरूरत क्या है. कोई आंसर देना चाहेगा इसका? सर सर इसमें सर जो हम लोग केएल सर ले रहे हैं वो सर जो मतलब जो क्योंकि सर जो कंडक्शन होता है उसके लिए सर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको सर मेन पोजीशन पे लगभग सर स्टेबल रहना पड़ता है. हम्म. कंडक्शन की सर एक कंडीशन रहती है. तो जैसे ही सर हम्म. वो हीट ट्रांसफर जैसे ही सॉलिड स्लैब के बाहर होगा तो सर हम्म. मतलब अज्यूम करना पड़ता है कि पार्टिकल स्टेबल रहेंगे. तो ऐसा ओके. सर केवल मतलब एक लिमिटेड लेयर में ही होता है जो मतलब उसको नो स्लिप रीजन भी बोलते हैं. अगर ठीक. फर्दर आगे मतलब मूव करते जाएंगे फ्लूइड में तो उनके पार्टिकल्स रैंडमनेस शो करेंगे तो इसलिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना पड़ेगा. ठीक. दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट. उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर अप्रोक्सीमेशन, अगर सुना होगा तो. ठीक है, ये तो टेक्निकल हो गया, लेकिन एकदम एग्जैक्ट है. लेकिन इसमें जो इशू है, जैसे मैंने बोला, ये हमें पता है, केएस पता है, केएल पता है हमको. सॉलिड यूजुअली प्रैक्टिकल केसेस में हमको ये सॉलिड के साइड वाला टेम्परेचर ग्रेडियंट पता होता है, बिकॉज वी कैन ऐड थर्मोकपल्स. अलग अलग जगह थर्मोकपल लगा के हमको ये पता चल जाएगा. लेकिन लिक्विड के अंदर ये जो ग्रेडियंट होता है, ये दिस यूजुअली यू कैन नॉट मेजर. व्हाट यू कैन मेजर ऑफ फ्लूइड इज द इन्फिनिट द बल्क टेम्परेचर, क्योंकि इंटरफेस में टेम्परेचर हम पता नहीं कर सकते फ्लूइड के केस में. जो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा ना यूजुअली ऑन द फ्लूइड साइड, सॉलिड साइड पता है लेकिन फ्लूइड साइड पे नहीं पता होता है. ठीक है, तो इसलिए हमको वी हैव टू व्हाट वी कैन मेजर इज वी कैन मेजर दिस टी इन्फिनिटी. राइट, बल्क टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो दिस फ्लक्स. इसलिए हम एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसके अंदर जिसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एंड दैट अकाउंट्स फॉर एवरीथिंग एल्स व्हिच वी कैन नॉट मेजर. लाइक फॉर एग्जांपल, हमें बल्क वेलोसिटी तो पता है लेकिन इंटरफेस में क्या वेलोसिटी रहेगी वी डू नॉट नो. इंटरफेस में विस्कोसिटी क्या रहेगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट वी डू नॉट नो, क्योंकि विस्कोसिटी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. उधर डेंसिटी, लोकल डेंसिटी क्या है वी डू नॉट नो. ठीक है, इसकी वजह से हमें फ्लक्स तो निकालना है बट वी कैन नॉट मेजर दोज इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज. हेंस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट हम एक एवरेज प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट multiplied by the temperature difference or the gradient, not gradient but temperature difference is what is called as Newton's law of cooling. ठीक है, तो ये फ्लक्स इसलिए हम डिफाइन करते हैं only because of practical limitations we use this term. नहीं तो in principle this term and this term should be able to completely describe the system. ठीक है, just because हम वो मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द इंटरफेस, इसलिए हम ये डिफाइन करते हैं. ठीक है, किसी को डाउट? ये यहाँ पे वही मेंशन किया है कि टेम्परेचर कंटिन्यूटी होगा तो फ्लक्स कंटिन्यूटी होगा. इसलिए इंटरफेस पे h इंटू टी इन्फिनिटी माइनस टी एस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. किसी को डाउट है? नो सर. नहीं है, ओके, थैंक यू. सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. सो कोई बता सकता है कि ये जो इक्वेशन है, जो जनरलाइज एनर्जी बैलेंस है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. कोई बता सकता है व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर दिस? सर आइसोट्रॉपिक है हम्म. और सर टेम्परेचर कांस्टेंट है. नहीं, एरिया कांस्टेंट है. एरिया है सर, एरिया कांस्टेंट. ठीक है, एरिया और कांस्टेंट. सर आइसोथर्मल क्या क्या? सर सरफेसेस है. हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे जो है ये आइसोलेटेड है. ठीक है, ये सर आइसोलेटेड. सो हीट ट्रांसफर इज ओनली ऑकरिंग इन एक्चुअली वो जो ठीक है, चलो दैट इज ओके. ओके, सो लिमिटेशन इज number one, what is the limitation is isotropic, and number two, constant area. ठीक है, सो लेट्स से कंसीडर कि ये एक सॉलिड स्लैब है. ठीक है, सॉलिड स्लैब यहाँ पे इंसुलेटेड है, यहाँ पे कुछ हीट ट्रांसफर लॉस नहीं हो रहा है. दिस इज अ टेम्परेचर T1 एंड दिस इज अ टेम्परेचर T2. ठीक है, नाउ बिकॉज यहाँ पे तुम अगर इमेजिन करो कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल टाइप ऑफ स्क्वायर टाइप ऑफ
स्लैब। तो यहाँ पे एरिया अक्रॉस ईच क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमने बोला है कि ये आइसोट्रोपिक सिस्टम भी है, तो ये भी टिक हो गया हमारा। तो दैट इज व्हाई वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिस्क्राइब दिस सिस्टम। अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है, हमको टेम्परेचर T1 दिया है एक साइड में, टेम्परेचर T2 दिया है, और लेंथ ऑफ द स्लैब दिया है, और वो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब दिया है। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड what is the amount of rate, what is the amount of heat which is getting transferred from one end to another. Let's say for example इस सरफेस से इस सरफेस में हीट ट्रांसफर रेट क्या है, और we also need to find what is the temperature profile. हमेशा हीट ट्रांसफर में these two things are only which you want to find, the temperature profile and total amount of heat transfer और total amount of flux transfer. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको सिंपली अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो वी टेक कि भाई कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, आइसोट्रोपिक सिस्टम है, तो देन देयरफॉर वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। उसके ऊपर से वी आर आल्सो गोइंग टू डू अजम्पशन की स्टेडी स्टेट इक्वेशन है, द सिस्टम इज स्टेडी स्टेट, इसका मतलब ये टर्म भी जीरो हो गया, दिस टर्म टर्न्स टू बी जीरो, एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू अज्यूम दैट इट्स अ वन डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, दैट इज व्हाई जो ये एक्सप्रेशन विच लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट जस्ट गेट्स, एंड हीट जनरेशन भी नहीं है, तो जस्ट अगर तुम डालोगे तो इसको अगर तुम एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, डो टू टी बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू टी बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू टी बाई डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाई के इज इक्वल टू वन बाय अल्फा डो टी बाई डो टी। ये टर्म जीरो है, क्यों जीरो है? क्योंकि स्टेडी स्टेट है। ये टर्म जीरो है, क्यों जीरो है? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक जनरेशन जीरो है ना। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, क्यों? क्योंकि इट्स अ वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, इस सिस्टम को यहाँ का टेम्परेचर प्रोफाइल एंड हीट ट्रांसफर निकालने के लिए, दिस इज द डिस्क्राइबिंग इक्वेशन। अभी ये क्या इक्वेशन है? दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, राइट, नॉट पार्शियल, दिस इज एन ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज अ सेकंड ऑर्डर ओडी, तो हमको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। दो बाउंड्री कंडीशन क्या है? temperature at one surface is T1 and temperature at other surface is T2. Now this is a constant temperature boundary condition जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, this type of boundary condition। ठीक है, ये जो है this type of boundary condition, constant temperature boundary condition। ठीक है, so we will just use this। ठीक है, we know that at x equal to 0 temperature is T1 and at x equal to L temperature is T2। so you just solve this expression, हमको लीनियर प्रोफाइल मिलती है कि टेम्परेचर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये T1 है, ये T2 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये है, और ये है, और ये है, और इसके अंदर बिकॉज द प्रोफाइल इज लाइक दिस, टेम्परेचर इज गोइंग टू वेरी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज लेंथ x, टेम्परेचर ऐसे लीनियरली डिक्रीज होगा। यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम बस वो डाल दोगे बॉडी कंडीशन कि टेम्परेचर एट x इक्वल टू 0 टेम्परेचर इज T1 एंड एट x इक्वल टू L टेम्परेचर इज T2, और व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू फाइंड दैट द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर इज दिस। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया अभी यहाँ पे। अभी हमको क्या निकालना है? फ्लक्स या रेट, वॉट एवर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। वॉट इज डी टी बाई डी एक्स? डी टी बाई डी एक्स इज, अगर तुम इसको डिफरेंशियल करोगे तो T2 माइनस T1 बाय L आएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर रेट एक्सप्रेशन और फ्लक्स एक्सप्रेशन जो भी है। सो नाउ हमको ये भी पता है कि नाउ वी ऑल्सो न्यू फ्रॉम द हमको पता है कि कोई भी रेट इज नथिंग बट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स इसमें क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो रेजिस्टेंस इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बाय रेट। ठीक है, तो इफ यू पुट इन द अप्रोप्रिएट वैल्यू, डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 या T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय रेट। रेट क्या है? यहाँ से हमें रेट मिला, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय दिस रेट।
ठीक है, तो हमको मिला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका मतलब हम ये रेजिस्टेंस कंसेप्ट मेथड यूज कर सकते हैं कि एक फेस पे टेम्परेचर T1 है, दूसरे फेस पे टेम्परेचर T2 है, और जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वॉल, दैट इज नथिंग बट L/K। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस यू कैन यूज, ये हम कब यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम ये कब यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस वाला, ओम्स लॉ तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा करंट जो है थ्रू आउट द सर्किट इज कांस्टेंट। और इस केस में करंट का एनालॉगस क्या है, हीट ट्रांसफर रेट। तो इसका मतलब एज लॉन्ग एज दिस हीट ट्रांसफर रेट अक्रॉस दिस स्लैब इज सेम, देन ओनली वी कैन यूज दिस रेजिस्टेंस मेथड। इसका मतलब अगर कोई केस हो जिसमें हमारा क्यू डॉट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज दिस एनोलॉजी कि इतना भाई रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, एंड देन L/K इज द रेजिस्टेंस। in that case we cannot use. Always remember that this resistance terminology you can use only when there is net rate of heat generation zero, volumetric rate of heat generation is zero। ठीक है, ये सबको समझ गया, इज वेरी बेसिक। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर ये है ऐसा टाइप ऑफ ऐसा टाइप ऑफ एक क्वेश्चन तुमको दिया है कि ये सॉलिड स्लैब है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी के है, तुमको दिया गया कि रेट ऑफ हीट जनरेशन जीरो है, एट वन फेस टेम्परेचर इज T1, एट सेकेंड फेस टेम्परेचर इज T2, और यहाँ पे ऐसे कोल्ड फ्लूइड है जिसका बल्क टेम्परेचर है T∞1, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है H1, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज H2, एंड रेट ऑफ एंड बल्क टेम्परेचर इज T∞2। सो कैन यू गाइज राइट गवर्निंग इक्वेशंस फॉर दिस। ठीक है, ये इसका गवर्निंग इक्वेशन कोई बता सकता है? यू कैन टेक 2 minutes Yes, एंड देन sir. थिंक क्या है, क्या रहेगा? Sir, T∞1 minus. तो यहाँ पे आंसर आ गया, रुक जा, तो इसको डिलीट करने दो। ठीक है, हाँ, क्या रहेगा इसका Sir, रेजिस्टेंस? delta. पहले तो इसका मुझे Sir, ये बताओ, पहले तो इसका गवर्निंग इक्वेशन क्या रहेगा? गवर्निंग इक्वेशन क्या रहेगा, क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, yes, क्रॉस sir. सेक्शनल एरिया सेम है, उसके बाद नेट रेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और दूसरा क्या था? आइसोट्रोपिक सिस्टम है। ठीक है, इसका आइसोट्रोपिक। मत हाँ, या इसका मतलब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू 1/α, 1/α डो टी बाय डो टी। हमेशा वेन एवर यू वांट टू यूज दिस एक्सप्रेशन, हमेशा मेक श्योर करो जो ये है ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और आइसोट्रोपिक सिस्टम है। ठीक है, और ये मैं हमेशा रिपीट करूंगा सो दैट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये बात। ठीक है, तो नाउ वन वन डी स्टेट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, रेट ऑफ हीट जनरेशन है जी, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, और वन डायमेंशन है, तो इसका हो जाएगा डो टू टी बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या इन इसको कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, बट नाउ व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस? गवर्निंग इक्वेशन तो मिल गया, गवर्निंग इक्वेशन जो है गवर्निंग इक्वेशन है T2T/dx² इज इक्वल टू जीरो ना। अगर यहाँ पे टेम्परेचर दिया होता है इस एंड पे और इस एंड पे, तो फिर तो ये वाला क्वेश्चन है सीधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दे नहीं रखा है, तो इसका बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा? पहले तो कितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए अगर मेरे को सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। तो इस सिस्टम में क्या हमें दो बाउंड्री कंडीशन दी गई है? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? So 8x is equal to 0 पे sir T1 रुको and रुको, 8x is equal to पे हाँ L हाँ, पे sir T is equal to T2। लेकिन टेम्परेचर कहाँ दिया है तुम्हें यहाँ पे? एक्चुअली ये टेम्परेचर तुम्हें नहीं दिया है, ये टेम्परेचर तुम्हें नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान चलो, फिर कैसे लिखोगे? अगर टेम्परेचर T1 है T2 है तो फिर तो यही प्रॉब्लम हो गया, तुम्हें यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, अब कैसे करोगे सॉल्व?
आराम से सोचो। रिमेम्बर व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस वी हैव। 3 टाइप के बाउंड्री कंडीशंस थी, बराबर। तो फ्लक्स हाँ, फ्लक्स फ्लक्स वाला बैलेंस होगा। कंडीशन सर। कहाँ पे लगेगा? सर बाउंड्री, इस पे बाउंड्री कंडीशन पे सर। इधर लगेगा, इस बाउंड्री पे लगेगा, बराबर। यस, इस इधर भी बाउंड्री पे लगेगा। लगेगा, यस सर। दोनों, या दोनों बाउंड्री पे लगेगा। दोनों पे सर। इस या इस बाउंड्री का जो इक्वेशन है वो बता सकते हो कोई? ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे फ्लक्स फ्लक्स बैलेंस होगा, लेकिन क्या है उसका मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? लेट मी रीनेम ऐसे उसको एबीसीडी लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन 1 एट सरफेस एडी, क्या लिखोगे इस सरफेस एडी पे? क्या लिखोगे? क्या फ्लक्स फ्लक्स बैलेंस क्या आएगा? कोई बताएगा? हिंट तो दे ही दिए कि फ्लक्स बैलेंस रहेगा। कोई नहीं बता पाएगा? एटलीस्ट ट्राई तो करो। नोबडी वांट्स टू ट्राई? सर उस जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखे थे आप, हम्म। तो कौन सा वाला? मतलब देखो के, देखते हैं यहाँ पे। के हाँ बताओ। के, मैं करेक्ट कर दूंगा। के के, इंटू डी क्यू बाई, के हाँ इंटू डी क्यू बाई डी एक्स, एक्स इज हाँ, इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल इज टू इक्वल जीरो, टू हाँ हाँ, इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स सॉलिड साइड का। एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू, ये एक्चुअली फ्लक्स इज ऑलवेज माइनस। फ्लक्स बैलेंस जब भी लिखोगे तो माइनस माइनस। लिखना है, माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये यहाँ का आ गया, इस फेस का, बराबर। मतलब ये यस ग्रीन सर। लाइन के राइट हैंड साइड का। यहाँ का क्या आएगा? यहाँ का, इस साइड का। तो इसका सर एच, हाँ, एच इंटू एच, एच ब्रैकेट नहीं, में H1, H1 एच मल्टीप्लाइड वन बाय, हाँ इंटू टी इन्फिनिटी, हाँ, या टी टी, इन्फिनिटी वन माइनस T1। टी वन। और T1 मतलब तुम मान के चलो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T1, ठीक है। T1, यस सर। ये एक बाउंड्री कंडीशन आएगा, ठीक है। नाउ दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या आएगा? एट सरफेस BC, यहाँ पे आएगा H2 T infinity 2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस के एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू है। ना ये यहाँ पे मैंने टी इन्फिनिटी वन माइनस टी इन्फिनिटी, सॉरी, टी इन्फिनिटी वन माइनस T1 क्यों लिखा? T1 माइनस टी इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? मुझे कैसे पता कि कौन सा टेम्परेचर क्या है, बड़ा है? क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ? H1 T1 माइनस टी इन्फिनिटी वन, क्या प्लस माइनस का जोड़ नहीं हो गया यहाँ पे? तो इसका आंसर है कि प्लस माइनस का जोड़ नहीं हुआ है। एज लॉन्ग एज यू राइट दिस करेक्टली, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा लेट से डी टी बाई डी एक्स, जो डी टी बाई डी एक्स का साइन रहेगा और ये जो साइन रहेगा वो हमेशा बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है, टी इन्फिनिटी वन माइनस T1, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव, अगर इस केस में ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी एज लॉन्ग एज यू, एज लॉन्ग एज यू राइट इट करेक्टली, कोई जो कभी भी झोल नहीं होगा प्लस माइनस का, ठीक है। कन्वेंशन हमारा हमेशा ये निगेटिव होना चाहिए। अगर तुमने गलती से ये निगेटिव मिस कर दिया तो उसके बाद फिर प्लस माइनस का जोड़ चालू हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट के कि तुम कैसे भी लिखो, एज लॉन्ग एज यू फॉलो दिस कन्वेंशन कन्वेंशन, अगर ये साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट ईच अदर, ठीक है। तो ये दूसरा बाउंड्री कंडीशन आ गया मेरा। अभी क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा मुझे? टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय एल एक्स प्लस क्या है, T1, और जो T1 आएगा
वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और जो T2 है, ये जो T2 है ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये T2 होना चाहिए, समझ गए। और इसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस, तो दिस आर इन सीरीज, सीरीज में क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो इसका, और हीट ट्रांसफर सब में से सेम ही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम, मतलब करंट सेम है, करंट सेम है तो वी कैन यूज रेजिस्टेंस ट्रांसफर, रेजिस्टेंस वाला मेथड। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 1/H1A, वन राइट। इसका क्या है, बताओ साक्षी, एल अपॉन के, एल अपॉन के, या L1/K1A, या L/K, इसका क्या है, 1/H2A। 1 में H। 1/H2A, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये तो क्या हो गया हमारा, फ्लूइड, फ्लूइड ऑन वन साइड, स्लैब, मतलब फ्लूइड सॉलिड फ्लूइड। सिमिलरली वन ऑफ द एकदम कॉमन एग्जांपल है ये एक सॉलिड का बना हुआ है, ये एक सॉलिड का बना हुआ है, ये एक सॉलिड का बना हुआ है, और यहाँ पे तुमको K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, K3 दे रखा है, और इसके अराउंड ये दे रखा है फ्लूइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये फर्नेस है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड, हॉट एयर फ्लो हो रहा है, और हमको इसको इंसुलेट करना है, तो इसलिए हमने एक सॉलिड वो बनाया, क्या बोलेंगे इसको, इंसुलेटर, विच इज मेड अप ऑफ दिस डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। K1 K2 K3, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा 1/H1A, 1/H2A, L/K, 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 1/H2, ठीक है। नाउ हम अभी लॉजिकली हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, and let me write it like this. See, for example, this is, let's say, R1, right, this is R1, this is R2, this is R3, this is R4, this is R5, ठीक है। एंड R टोटल हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, बराबर। और इसका हीट, और ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हीट सेम है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सब में सेम है, इसका मतलब H1 इंटू T∞1 माइनस T1, सॉरी, और H1A T∞1 माइनस T1, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस K1A इंटू DT/dx इज इक्वल टू माइनस K2A इंटू DT/dx इज इक्वल टू माइनस K3A DT/dx। रिमेम्बर ये DT/dx कहाँ से है, K1 से लेकर के K2, या इसको ऐसे कर देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा बी से सी तक, ये हो जाएगा सी से डी तक, विच इज नथिंग बट इक्वल टू H2 T∞2 माइनस, ओ सॉरी, टी कौन सा रहेगा ये, T4 माइनस T∞2, ठीक है। रिपीटेशन है लेकिन ठीक है, तो ये हमारा टोटल रहेगा। नाउ अगर मैं इसमें से, अब ये तो मैंने लॉजिकली बता दिया कि ये ऐसा है और ये जो है ये ऐसा है, बट कैन यू गाइस प्रूव इट, प्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हमने लिया, ये तुमने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, जब हमने ऐसा दिया, जब हम ये लिख रहे हैं कि R टोटल इज R1 प्लस R2 और RAB प्लस RBC
प्लस आर सी डी। तो इसका मतलब क्या है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दिस सिस्टम ऑफ थ्री इंडिविजुअल स्लैब इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सिस्टम विथ अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के इक्विवेलेंट। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इसका जो L है वो L इक्विवेलेंट है। ना लॉजिकली हम ये बोल सकते हैं कि R टोटल और R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट RAB प्लस RBC प्लस RCD, जो क्या है L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3A, बराबर। लेकिन अगर मुझे के इक्विवेलेंट निकालना है तो वो क्या है, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये क्या, ये भी हम बोल सकते हैं लॉजिकली कि दिस इज L1 प्लस L2 प्लस L3। लेकिन इसका प्रूफ मैथमेटिकली हाउ विल यू साइन, अगर ये के इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? किसी के पास कुछ आइडिया? अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया, मान लो गेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई ये एक सिस्टम है जिसका K1 K2 K3 सब कुछ दे रखा है, T1 दे रखा है, और दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल स्लैब विथ थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू के इक्विवेलेंट, और टेम्परेचर डिफरेंस ये है। तो तुमको पूछा गया कि के इक्विवेलेंट क्या है। आर और एल तो सबको पता है, आर इक्विवेलेंट ये रहेगा और एल इक्विवेलेंट ये रहेगा, लेकिन के इक्विवेलेंट क्या रहेगा ये पूछा अगर, तो कैसे निकालोगे? सर आर सर इक्विवेलेंट से। हाँ, सर आर इक्विवेलेंट से। बताओ कैसे कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट से तो आर पता चलेगा, के इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा? सर हीट फ्लो रेट इक्वल करके सर। या एग्जैक्टली, कौन था ये? प्रियांशु, वेरी गुड। नहीं, यस कौन था? प्रियांशु ही था क्या? यस सर। हाँ, करेक्ट, एकदम करेक्ट। हीट हीट फ्लक्स से हीट बैलेंस करवा के। तो मैं तो कैसे करेंगे? अ, या तो हमें पता है इस इक्वेशन से कि, देख रहे हैं या, कि K1, कोई डिराइव करना चाहता है? डिराइव करके दिखाओ तो जरा, कैसे, क्या, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर के इक्विवेलेंट? अगर ये इक्वेशन है, कॉपी पेन होगा ना सबके पास? मैं एक थोड़ा स्टार्टिंग हिंट दे देता हूँ कि तुम कैसे निकालोगे इसका, कि K1 इंटू T2 माइनस T1 बाय L1 इज इक्वल टू, सब लोग कॉपी वॉपी ले लो। आई वांट दिस एक्सप्रेशन, यू गाइस टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू, बराबर ना? या दिस इज इक्विवेलेंट टू ए इक्विवेलेंट, और एरिया सेम है इसलिए मैंने एरिया काट दिया, ठीक है। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L इक्विवेलेंट, ठीक है। सॉल्व फॉर के इक्विवेलेंट। नंबर वन, ये एक्चुअली ऐसा है, प्रूव, पहले तो प्रूव करो कि आर टोटल इज L1/K1 ए प्लस L2/K2A प्लस L3। ये तो हमने लॉजिकली तो बोल दिया, लेकिन इसका एक्सप्रेशन है, हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है, कैसे करोगे? नंबर वन। नंबर टू, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? एक बार सॉल्व करके ट्राई करके बताओ मुझे इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, और कैन यू गाइस प्रूव इट और नॉट? हिंट हिंट ये है कि, तुमको ये एक्सप्रेशन लेना है।
not T2, या T4 minus T1 है। हिंट ऐसा रहेगा कि ये एक्सप्रेशन लाल वाला विल बी इक्वल टू ये ब्लू वाला एक्सप्रेशन अगर समहाउ यू कैन रिप्लेस दिस T2 बाय T4। तो इसके लिए क्या करोगे, यू हैव टू सॉल्व टू सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन। पहले तुम इसको लोगे, इसमें T3 एज अ फंक्शन ऑफ T3 एज अ फंक्शन ऑफ वो निकालोगे, T3 एज अ फंक्शन ऑफ T2 एंड T4 आएगा। उसके बाद ये दो एक्सप्रेशन से तुम्हारा आएगा T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T3, जहाँ पे ये T3 को तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, फाइनली तुम्हारा आ जाएगा T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T4। तुमको बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। तो दिस आई विल गिव एज होमवर्क, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर अभी कर लेते हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा कैसे करेंगे इसे? अभी तो मैंने बता ही दिया कि K1 T2 माइनस T1 बाय L1 इज इक्वल टू K2 T3 माइनस T2 बाय L2। नाउ सॉल्व करके मुझे बताओ T3 की वैल्यू क्या है इसमें। आर यू गाइस सॉल्विंग? सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर, हो गया। हाँ, क्या है T3 का वैल्यू? सर T2 प्लस T2 प्लस K1 L2 K1 L2, K1 इंटू L2। अब सर ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन है L2। T3 इज इक्वल टू क्या है? T2 प्लस T2 प्लस K1 L2 K1 L2 अपॉन K2 L1, K2 L1 फिर सर ब्रैकेट में T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ऐसा। नहीं सर, नहीं सर, ये T2 से बाहर ही है। अच्छा, यस सर, T2 माइनस T1 ऐसा। माइनस T1। यस सर। um, मेरा तो लगाया था। तो लेट जस्ट सॉल्व, एक बार सॉल्व करके देखते हैं सही आता है कि नहीं। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। सर ये T2 माइनस T1 से पूरा ब्रैकेट में है। T2 माइनस T1 पूरा ब्रैकेट में ऐसा। यस सर। देखते हैं क्या आएगा इसमें। K1 T2, let me just let us do with blue. So K1 T2 by L1 minus K1 T1 by L1 is equals to K2 T3 by L2 minus K2 T2 by L2। ठीक है, इसका मतलब K1 L1 plus K2 by L2 into T2 is nothing but K2 T3 plus K1 T1 by, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा L2, यहाँ पे आ जाएगा L1। ठीक है, इसका मतलब लिख जस्ट चेक। तो ये तो है T2 is equals to T3, ओके ठीक है। T3 is equals to, हाँ सही तो है। Let me check what I have done.
ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ से मुझे, हाँ ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। यस, ये मेरा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। आ गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हुआ। नाउ यू ट्राई टू फाइंड, लेट मी जस्ट डू इट अगेन, मैं कंफ्यूज हो गया। ये तो हमारा गवर्निंग इक्वेशन है, k1 t2 minus t1 by l1 is equals to k2 t3 minus t2 by l2 is equals to k3 t4 minus t3 divided by l3 is equals to k3 t4 minus t1 by l2, ठीक है। now first we will take this two, oh sorry, first we will take this two, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा k2 into t3 minus t2 by l2 is equals to k3 t4 minus t3 डिवाइडेड बाय l3। ना यहाँ से हमें t3 निकालना है, so k2 t3 by l2 minus k2 t2 by l2 is equals to k3 t4 by l3 k3 t3 by l3, तो t3 हमारा आ जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं k2 l2 प्लस k3, राइट है ना, या k3 l3 multiplied by t2 is equals to k3 t4 प्लस, ऐसे आएगा। इसका मतलब t2 is nothing but k3 t4 by l3 plus k3 t3 by l3 divided by k2 l2 plus k3 l3। ये आया सबका, ये समझा ना क्या किया मैंने। सो आई जस्ट टुक, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये दो, आई टुक दिस टू, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके क्यों किया मैंने, क्योंकि t3 है यहाँ पे, t3 कॉमन है और t3 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। नाउ सॉरी t2 कॉमन है, फिर t3 है यहाँ पे t3 है, ठीक है। t3 इज इक्वल टू, यहाँ पे t2 है, ठीक है, t2 है, ठीक है। नाउ मेरा t3, इसका मतलब क्या है, t3 एज अ फंक्शन ऑफ t4 और t2 आ गया मेरे पास, बराबर। नाउ अभी मैं इन दोनों को लूंगा, दिस टू, तो इससे क्या आएगा, इससे मेरा आएगा t1 t2 माइनस t1 बाय l1 k2 t3 माइनस t2 बाय l2, करेक्ट। इसका मतलब k1 t2 बाय l1 माइनस k1 t1 बाय l1 इज इक्वल टू k2 t3 बाय l2 माइनस k2 t2 बाय l2। यहाँ से मेरा k1 बाय l1 प्लस k2 बाय l2 इंटू t2 इज इक्वल टू k1 बाय l1 t1 प्लस k2 बाय l2 इंटू t3, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन
या इसको अगर रिफ्रेश करेंगे K1L1T1 प्लस K2L2T3 डिवाइडेड बाय K1L1 प्लस K2L2। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है, T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1 T3, लेकिन T3 वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे अगर इसको अगर 2 करेंगे, ये वैल्यू जो T3 की है इसमें इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 we will get T2 is equals to K1L1T1 plus K2L2 into T3 की वैल्यू है K3T4 by L3 plus K2T2 by L2 divided by K2 और K2L2 plus K3L2। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, K1 by L1 plus K2 by L2 into T2 is nothing but K1 T1 by L1 plus K2 into L2, और यहाँ पे K3 की वैल्यू T3 की वैल्यू डालेंगे K3T4 by L3 प्लस K2T2 by L2, और यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय K2L2 प्लस K3L2। ठीक है, यहाँ से तुम्हें देखो यहाँ पे T2 है, T1 है और T4 है। ठीक है, और so from here you will be able to find what is the value of you will be able to express T2 in terms of T4, और एक बार वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, so then you can put that value of T2 here, और this expression would then become equal to this expression, और यहाँ से हमारा प्रूव होगा कि L equivalent by K equivalent is nothing but L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3। ये जो पूरा डेरिवेशन है, दिस डेरिवेशन आई विल व्हेन आई विल अपलोड क्लास, आई विल अपलोड इसका पूरा नीटली रिटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3। इसका मतलब K इक्विवेलेंट बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा K1L1 प्लस K2L2 प्लस K3L2। इसका मतलब K इक्विवेलेंट बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 मल्टीप्लाइड बाय K1L1 K2L2 प्लस K3L। ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि दिस इज नथिंग बट आर टोटल इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमने एक्सप्रेशन फॉर के इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन आज के क्लास में? ये जो पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आई विल नीटली नहीं हुआ है, तो मैं अच्छे से लिख के लेक्चर स्लाइड में डाल दूंगा। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन? नो सर। नो सर। यू गाइस आल्सो ट्राई, तुम भी अभी ट्राई कर लो एक दिन में, एंड देन व्हेन आई विल अपलोड देन यू कैन अगेन क्रॉस चेक। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना कि हमारा एम क्या था यहाँ पे? एम ये था कि हमको ये प्रूव करना था और इसका एक्सप्रेशन निकालना था। ठीक है, ऑन योर ओन यू आल्सो गाइस ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन विल एंड दिस क्लास टुडे। ठीक है, तो अभी एक बार समराइज कर देते तो आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने बेसिकली अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो देन हाउ डू वी अप्लाई दैट जनरलाइज्ड बैलेंस इक्वेशन, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम या स्फेरिकल सिस्टम में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं होता है। और फ्रस्टम ऑफ कोन, लेट्स से जैसे कोन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल सिस्टम है, नॉट सिलेंड्रिकल एक्चुअली, ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। सो देन इन दैट केस हाउ कैन वी यूज द जनरलाइज एनर्जी बैलेंस टू फाइंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो बेसिकली जनरलाइज इक्वेशन में हम पहले रिलैक्स करेंगे, उसका कंडीशन था कि एक तो आइसोट्रोपिक होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। So then first we'll see how can we apply that expression और use that expression when cross section area is varying, उसको कैसे एनकाउंटर करेंगे, नंबर 1। और उसके बाद हम हीट जनरेशन भी हमने अभी तक 0 मान के चला। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल आल्सो रिलैक्स दैट कि अगर हीट जनरेशन 0 नहीं है, अगर उसका कुछ वैल्यू है तो उसको कैसे, और ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर टुमारोज क्लास। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो No then doubt. we'll, yeah, okay, so then we'll end this class for today. ठीक है, thank you for joining. Let's see in the next, let us hope that you will see in the next class. ठीक है, thank you for joining. Thank you, sir. Yeah, Thank thank you, you. sir. Thank you, sir.